अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मेहर खान, आपका फिजिक्स का उस्ताद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाहौर बोर्ड के पास पेपर को। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से और वो माइनर मिस्टेक जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं कट हो जाते हैं। तो हम लोग आज एक मॉडल पेपर है 2017 का लाहौर बोर्ड का, और ये ग्रुप 2 का पेपर है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज से और कौन से एडिशनल क्वेश्चन आ रहे हैं, और एडिशनल क्वेश्चन जो आते हैं वो किस नेचर के हैं, डिफ़िकल्टी लेवल उनका क्या है और किस डिफ़िकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं हमें। और 2025 के अंदर, क्योंकि अभी तक बुक सेम है, पैटर्न भी सेम है, तो हम लोग जो हैं इन चीज़ों से अभी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है अब जो नेक्स्ट आने वाली फर्स्ट ईयर है उसका, लेकिन इस साल जो पेपर हो रहे हैं वो इसी पैटर्न के साथ ही होंगे। तो आज हम लोग जो है सेकंड ईयर 2017 लाहौर बोर्ड का एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और इस पेपर में हम लोग जो है एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए और पैटर्न क्या होना चाहिए, आंसर किस तरीके से हमें देने हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास पहला पोर्शन आता है एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ हमें 17 आते हैं और 17 एमसीक्यूज़ जो हैं हमारे पास सारे ही अटेम्प्ट करने होते हैं हमें। तो फर्स्ट 20 मिनट के अंदर हमें ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। तो पहले हमें एमसीक्यूज़ का पेपर मिल जाता है, और एमसीक्यूज़ के पेपर के अंदर हमें जो है 17 एमसीक्यूज़, यानी आप अगर नेम लिखें और सारे इसको रीअरेंज करें तो एक एमसीक्यूज़ के लिए 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट के अंदर आपने एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो अब अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि एमसीक्यूज जो है उसको खुद करने की बजाय या सोल्व करने की बजाय अक्सर न्यूमेरिकल्स में को अंदाजे से उसको टिक कर देते हैं, जबकि ये जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये वन स्टेप्स न्यूमेरिकल ही होते हैं, यानी आपको ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल नहीं दिए जाते एमसीक्यूज में। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ही न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, और अप्लाई टू ऐसी सर्किट, और करंट है 100 मिली एम्पेयर। इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। देखिए, इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है हमें। अब इम्पीडेंस का फार्मूला होता है Z इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। अब V हमारे पास कितना है 10, और ये कितना है, ये भी हमारे पास 100 है, इंटू 10⁻³ अब यहाँ से हमारे पास जो है 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, यानी कि 10⁻4 हो जाएगा, और नीचे 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। अब इसको कैंसिल करें तो ये हमारे पास जो है कैंसिल होने के बाद ये बाकी बचेगा 10⁻2, जिसे हम लोग 100 लिख सकते हैं। तो ये हमने सिंपल एक फार्मूले में वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद उसे सोल्व किया। अब ये जो सोल्व किया है इसे आप कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, आपका जो टाइम है वो ज़्यादा सेव हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सिंपल था मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, तो मेरे पास ये वैल्यू सी ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट आया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी लिबरेटेड व्हेन न्यूक्लियर फिशन अंडरगोस फिशन रिएक्शन। देखिए, फिशन रिएक्शन से हमारा एमसीक्यू है, जब एक न्यूक्लियो, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बुक की लाइन है, हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी। जब एक फिशन रिएक्शन में जब यूरेनियम का एक न्यूक्लियन ब्रेक होता है तो उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, तो इस चीज को भी साथ साथ देखेंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन बेस है, यानी बुक की लाइन है हमारे पास। इसके बाद अ डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। अब ये डेफिनेशन से हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि कौन सी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, तो वो डिवाइस है हमारे पास रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, इट एक्वायर एनर्जी।
अब ये हमारे पास जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। फार्मूला जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसके फार्मूले से हमने यहाँ से इसको सोल्व करना है। तो ये मैं ऐसे साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको एक अंदाज़ा हो, हाँ फार्मूले बेस भी आ रहे हैं, डेफिनेशन भी आ रही है, इंफॉर्मेशन या बुक की लाइन्स भी आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ से V इज इक्वल टू W/Q। अब यहाँ पे अगर हम लोग W कैलकुलेट करें तो V मल्टीप्लाई बाई Q। अब जितना वर्क करते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रॉन है तो V की जगह Q की जगह पे E आ जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, VE। अब ये फार्मूला वैसे भी हम लोग अपने सेकेंड ईयर के अंदर कोई 15 से 20 दफ़ा यूज़ करते हैं, तो ये ज़ुबानी भी याद होना चाहिए, क्योंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन, हर चैप्टर में तकरीबन ये फार्मूला यूज़ हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमारे पास ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगर नहीं भी आपको याद तो आप इस फार्मूले से इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ गया, देखिए अब यूनिट हम लोग याद करते हैं। यूनिट से हमारे पास 1 से 2 MCQs लाजमी आते हैं जिसमें वो यूनिट के बारे में पूछता है कि भाई इसका यूनिट क्या है। तो ऐसे यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट सेम ही है, साइंटिस्ट के नेम के साथ है हेनरी। तो दोनों का यूनिट सेम ही है और साइंटिस्ट के नेम के साथ है हेनरी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ गया, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ है हमारे पास करंट के साथ, जो वोल्टेज का ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल ही सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। तो सेमीकंडक्टर के जितने भी ग्राफ हमारी बुक में गिवन है सारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं। तो हमारे पास जितने भी ग्राफ सेमीकंडक्टर के आप देखेंगे तो आपको बुक में चैप्टर 12 में देख लें, 13 में देख लें या 18 में देख लें, तो हमारे पास सेमीकंडक्टर के सारे ग्राफ जो हैं वो एक्सपोनेंशियल हैं। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो करेक्ट ऑप्शन है जी सी ऑप्शन। सेमीकंडक्टर के हमारे पास जितने भी ग्राफ हमारी बुक में गिवन है सारे ही एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहे हैं, तो या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर रेजिस्टिविटी के साथ है तो डिक्रीज हो रहा है, कनेक्टिविटी के साथ है तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर से हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गई। ये सेकंड न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे इसने दिया है, लेकिन आप इसकी विड्थ देखें। अब ये साइड इंफॉर्मेशन से था, ऊपर वाला जो था साइड इंफॉर्मेशन से, इसका मतलब आपको सब जगह से एमसीक्यूज अब तक आ चुके हैं। साइड इंफॉर्मेशन भी पूछ चुका है, डेफिनेशन भी पूछ चुका है, यूनिट भी पूछ चुका है, और इसके साथ फार्मूले से भी उसने क्वेश्चन दिया है। तो आप जरा यहाँ वेरिएशन देखें। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल आ गया हीट जनरेटेड। अब गिवन क्या क्या है आपने यहाँ देखना, एक तो आपको पावर गिवन है, दूसरे नंबर पे टाइम गिवन है। तो पावर और टाइम गिवन है, हीट जनरेट कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो आपके पास फार्मूला है एनर्जी का, वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखें जितना वर्क होता है उतनी ही हीट जनरेट होती है। पावर है हमारे पास 40 और टाइम है 1 आवर। तो 1 आवर हमारे पास कितना होता है जी, हमारे पास 3600। तो ये इनको मल्टीप्लाई करें तो 144000 3 जीरो आते हैं इसके अंदर। यानी हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें एक ज़ीरो मिसिंग है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो 1 मार्क्स हमें यहाँ पे मिलेगा। देखो अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अब अटेम्प्ट किए बगैर अगर आप छोड़ देंगे ना, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मिल रही, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स उसी स्टूडेंट को मिलता है जिसने अटेम्प्ट किया होता है, इसलिए अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको मिस्टेक नज़र आई, अब आपने फिर भी जो उसके ले करीब आंसर था वो बी बन रहा है। अब ये बी एग्जैक्ट नहीं है, ये बी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके करीब तरीन यही बन रहा है तो आपने टिक कर देना है ताकि आपको उसके मार्क्स मिल जाएं। क्योंकि जो स्टूडेंट टिक करता है उसको ही मार्क्स मिलते हैं, जो छोड़ देता है उसको मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो,
क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट है जी, अ 5 मीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक 5 मीटर वायर है जो कि 2 एम्पियर करंट कैरी कर रही है। करंट हमारे पास गिवन है जी 2 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है जी 0.5, और फोर्स कैलकुलेट करनी है। राइट एंगल का मतलब होता है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। राइट एंगल का मतलब है थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। I है 2, लेंथ है 5, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 इंटू साइन 90। अच्छा साइन 90 तो हो गया 1, 2 5 द 10, 10 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, और साइन 90 हमारे पास 1 हो गया। तो ये आंसर आ गया जी 5 न्यूटन। तो ये भी फार्मूले से हमारे पास, फार्मूला उसने हमें पूछा था कि फार्मूले से हमारे पास जो है छोटा सा एक न्यूमेरिकल आया। तो 5 न्यूटन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जी। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आया जी जॉउल सेकंड। देखिए फिर से यूनिट, ये यूनिट का दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब फार्मूला, यूनिट, साइड इंफॉर्मेशन, अब तक ये सारी बातें और डेफिनेशन, ये सबसे उसने एक एक दो दो एमसीक्यूज दे चुका है। अच्छा यूनिट हमारे पास जॉउल सेकंड किसका यूनिट होता है। अब ये जॉउल सेकंड जो है हमारे पास यूनिट है जी एंगुलर मोमेंटम का। और दूसरे नंबर पे प्लैंक्स कांस्टेंट का। दोनों का यूनिट जाउल सेकंड ही होता है, एंगुलर मोमेंटम का भी और प्लैंक कांस्टेंट का भी। तो ये एमसीक्यू कई दफ़ा रिपीट हो चुका है कि ये जाउल सेकंड किसका यूनिट है, या तो ये पूछ लेता है या प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट किसके साथ इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम के। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यहाँ पे देखें, F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, तो इसका मतलब इसके लिए फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो। क्योंकि जब चार्ज ज़ीरो हो गया तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि हमारे पास बाकी तमाम पार्टिकल पे चार्ज है, सिर्फ हमारे पास डी ऑप्शन जो है न्यूट्रॉन, इस पर चार्ज नहीं है। अच्छा इसके बाद 13 आ गया, पल्सेटिंग वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर कैन बी मेड स्मूथ बाय यूजिंग अ सर्किट नोन एज। अब हमारे पास पल्सेटिंग जो वेव फॉर्म है उसको अगर स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारे पास, ये जब हम रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं तो साथ उसके अंदर लास्ट लाइन है, उसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं बुक की, कि हम लोग उसके लिए फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। तो फिल्टर सर्किट की मदद से हम लोग जो है पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, हम लोग प्योर डीसी के अंदर। तो फिल्टर सर्किट यूज़ किया जाता है इसके लिए। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है जी, इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज हाफ। अब फार्मूला बेस क्वेश्चन है जी। अब देखें हमारे पास कूलम फोर्स का फार्मूला क्या होता है। कूलम फोर्स का फार्मूला है जी के Q1 Q2। अब डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो अब R को अगर हाफ करेंगे तो K Q1 Q2 ओवर R बाई 2 का स्केयर, स्केयर ऊपर आ जाएगा 4,
और बाकी फार्मूला एज इट इज़ फोर्स का। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो हमारे पास पहले वाली फोर्स का 4 टाइम हो जाएगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा 4 टाइम। अब इस तरह का सवाल एक क्लास में आता है जिसमें फार्मूले में वो कोई ना कोई चेंजिंग करके न्यू वैल्यू के बारे में पूछेगा। मतलब इसमें तो कूलम्स लॉ का आ गया ना, कूलम्स लॉ के अलावा भी किसी भी फार्मूला के अंदर वो किसी चार्ज को चेंज कर देगा, मैस को चेंज कर देगा। अभी मैस डबल हो गया, लेंथ डबल होगी, रेजिस्टेंस बताएं कि लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस बताएं, लेंथ उसको स्ट्रेच कर दिया, रेजिस्टेंस बताएं। अब यहाँ पे कहता है जी चार्ज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमी पूछता है जिसमें वो फार्मूला से रिलेटेड किसी भी चीज़ को डबल या हाफ करके आपसे न्यू क्वांटिटी के बारे में लाज पूछेगा। अच्छा 4 टाइम। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस RLC सीरीज सर्किट। अच्छा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर RLC सीरीज सर्किट इज, अब ये RLC सीरीज सर्किट की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, RLC सीरीज सर्किट की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज से उसने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जब रेजोनेंस आती है तो रेजोनेंस पर इम्पीडेंस जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है। रेजोनेंस के ऊपर हमारे पास सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है। तो एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस इज मिनिमम। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर जो RLC सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर ये दूसरी प्रॉपर्टी में उसने लिखा हुआ है एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। रेजोनेंस पे जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होती है, और इम्पीडेंस होती क्या है, रेजिस्टिव इम्पीडेंस होती है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी के अंदर उसने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है जी, इफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। अगर एक ऑब्जेक्ट है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो इट मैस विल बिकम। देखिए मैस का फार्मूला क्या होता है, ये एक्सरसाइज का शो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा दूं, सी v को रिप्लेस कर दूं c के साथ, ये जो v है इसको रिप्लेस कर दूं c के साथ, तो हमारे पास c स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ से जब स्क्वायर लेंगे तो 1 - 1 0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हुए उसका जो मैस है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वहाँ से उसने क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक जब हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त भी इस टॉपिक को हम लोग साथ जो है डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है जी, लेंजिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। डेफिनेशन है जी कि लेंजिस लॉ जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंजिस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास प्रूफ करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मैंने भी डिस्कस करके आपको 18 मिनट के अंदर तकरीबन मुझे लगे हैं, मैंने एक एक MCQs डिस्कस करके आपको यहाँ बताया है। अगर ये आपको चीज़ें पता है तो मेरा ख्याल है कि 10 मिनट के अंदर आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखें ना इसमें न्यूमेरिकल कितने आए हैं, 1 2 3। अब इस पेपर में 3 न्यूमेरिकल हैं और मे बी 4 न्यूमेरिकल हो जाएं या 5 हो जाएं, इससे ज़्यादा नहीं आते तो हमारे पास। लेकिन आप देखें सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो सिंपल 1 लाइन आपके पास फार्मूला लगाएं और उसके साथ उसका आंसर आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें डेफिनेशन बेस, तो हमारे पास डेफिनेशन बेस 3 क्वेश्चन हैं, यूनिट बेस 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारे पास जर्नल इंफॉर्मेशन बेस जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन है। तो देखिए एक मिला के उसने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया होता है। साइड इंफॉर्मेशन से 1 से 2 क्वेश्चन साइड इंफॉर्मेशन से हैं। तो वो सारी चीज़ों को मिला के वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि हमारे पास जो है साइड इंफॉर्मेशन भी हैं, जर्नल बेसिक इंफॉर्मेशन या बुक की लाइन से भी। जैसे हमारे पास ये सेकेंड MCQs बुक की लाइन जो है इससे आंसर है इसका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो MCQs हैं ये उसने मिक्स करके यहाँ पे देखें सारी चीज़ों को टच करके दिए। इंफॉर्मेशन बेस भी है, डेफिनेशन बेस भी है, फार्मूला बेस भी है, न्यूमेरिकल भी है और कुछ हमारे पास बुक की लाइंस हैं
तो ये चीज़ें जो है हमारे पास, इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमारे पास पेपर बना है। तो आप जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो लाजमी देखा करें कि हमारे पास डेफिनेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद फार्मूला के अंदर वेरिएशन के 1 से 2 आ सकते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा दो या कम कर दो। इसी तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल 3 से 4 हो जाएंगे, साइड इन्फॉर्मेशन है, और हमारे पास जो है लास्ट में कुछ जर्नल नॉलेज से रिलेटेड, मतलब हमारे पास जो है बुक की लाइंस ही, जैसे ये क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ जी। जैसे 12 है, अब ये हमारे पास के भाई कौन सा जो है पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होता, या 13 है। अब ये बुक के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं लाजमी। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्चुअल हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। और आप जितने भी पेपर उठा के देख लें तो सारे क्वेश्चन ही इसी तरीके से होते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो। कोई 1 से 2 क्वेश्चन अगर कभी आ गए हों जो कॉन्सेप्चुअल हो, अदरवाइज जो है पेपर पैटर्न इसी तरीके से ही चल रहा होता है, और इसी पैटर्न को ही फॉलो करके एग्जामिनर पेपर बनाता है। तो आपको यहाँ पे हमने देखें एमसीक्यूज डिस्कस नहीं किए, हमने मेन चीज़ जो डिस्कस की है वो ये डिस्कस की है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से और कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो ये मैंने हर क्वेश्चन के साथ उसकी डिटेल डिस्कस की। आप भी इसी पैटर्न के ज़रिए ही आपको भी पेपर आना है, और एमसीक्यूज इसी पैटर्न के ज़रिए ही बनने हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर। अब सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन आते हैं। एक हमारे पास पोर्शन 1 जो है उसके अंदर हमारे पास 12 क्वेश्चन होते हैं, और 12 क्वेश्चन में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। जो पोर्शन सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी 12 क्वेश्चन होंगे, 8 अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड पोर्शन में 9 है, 9 में से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हमारे पास हो गए 622। अब 22 क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट करने हैं, और हर पार्ट के अंदर से ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए जितने उसने कहे हैं। ये नहीं कि पहले पार्ट में 6 आते हैं, दूसरे में 10 आते हैं, तो मैं पहले में 6 कर लूँ, दूसरे में से 10 कर लूँ। नहीं, जिस पार्ट में से जितने क्वेश्चन कहे हैं वही आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब दूसरे नंबर पे एक चीज़ कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा, पहला पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब पहले पार्ट में आपको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा आता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करें, चाहे वो तीसरे नंबर पे है या चौथे नंबर पे है। आपने वही क्वेश्चन जो है पहले अटेम्प्ट करना है, चाहे वो जिस मर्जी नंबर के ऊपर मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर आप साथ बता दें, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 का मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, और उसके बाद मैं क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। तो पहले आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिन क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि ये क्वेश्चन में मेरे मार्क्स नहीं कट सकते। शुरू में स्टूडेंट जो है तरतीब को फॉलो करता हुआ आता है। उससे क्या होता है, पहले वो क्वेश्चन नहीं हमने लिख लिया जो भी हमें कंफर्म नहीं था कि ये हमारे 100% यही आंसर है, उसमें 1 मार्क्स मिल गया। फिर हमने दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन लिख लिया जिसको अभी आते ही नहीं था, उसमें 0 मार्क्स मिला। तो एग्जामिनर का एक माइंड सेट बन जाता है कि स्टूडेंट जो है ना वो एक एवरेज स्टूडेंट है, या 2-3 गलत हो गए तो नालायक स्टूडेंट है। फिर आगे वाले क्वेश्चन को भी वो उतने सीरियस तरीके से चेक नहीं करता। इसीलिए हमेशा क्वेश्चंस की तरतीब को ना देखें, आप ये देखें आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, पहले वो क्वेश्चन लिखें कि यार ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसके बाद तरतीब से नीचे आना है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मुझे आते हैं, पहले मैं वो अटेम्प्ट करूँ, लास्ट में मैं उन क्वेश्चन को लेके जाऊँ कि जिनमें मुझे लगता है कि 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ताकि मैं पहले वो 2 मार्क्स देता हुआ है उसके माइंड सेट के अंदर आ जाता है कि लाइक स्टूडेंट है। तो सम टाइम वो चीज़ें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो स्किप भी हो जाती है। लेकिन अगर शुरू में ही आप मिस्टेक करेंगे, शुरू के क्वेश्चन वो ज़्यादा तवज्जो के साथ देखता है, तो इसे शुरू में हमेशा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको 100% कन्फर्म है कि मुझे इसमें 1 भी मार्क्स जो है वो कट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद कहता है जी ग्राफ ड्रॉ करना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो मैंने पहले ग्राफ का मुझे पता था भाई ये ग्राफ मुझे आते हैं, तो मैं पहले इन ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ। और मैंने सबसे पहले सर्किट की डायग्राम बनाई,
कि ये चार्जिंग की इक्वेशन है, तो चार्जिंग के लिए ये चार्जिंग की इक्वेशन की मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने सर्किट डायग्राम बनाई है, उसके बाद ये इसका ग्राफ है। अभी एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, जो इसका ग्राफ बनता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। Q इज इक्वल टू क्यू नोड 1 - e⁻t/RC। अब ये चार्जिंग की इक्वेशन है, और चार्जिंग की इक्वेशन का साथ सिर्फ ग्राफ बनाना है और ड्रॉ करके इसे सिर्फ लेबल कर दें, और साथ डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद साथ ही मैंने डिस्चार्जिंग का भी यहाँ हेडिंग दें कि भाई मैं डिस्चार्जिंग का ग्राफ बनाने लगा हूँ अब। और साथ डिस्चार्जिंग का ग्राफ बनाने के बाद आप इसकी इक्वेशन भी साथ बता दें। Q इज इक्वल टू क्यू नोट e⁻t/RC। ये इसकी इक्वेशन है डिस्चार्जिंग की, जिसके ज़रिए डिस्चार्जिंग होती है। अच्छा जी, तो साथ इक्वेशन भी आपने बता दी, तो साथ ग्राफ बनाना है, उसे लेबल किया, ग्राफ बनाया, उसे लेबल किया, और साथ उसकी इक्वेशन आपने बता दी। तो ये आपके पास डिस्चार्जिंग का ग्राफ आ गया। अच्छा, अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ उसने कहा था स्केच करें, ड्रॉ करें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ। तो देखो मैंने चार्जिंग का तो सर्किट डायग्राम भी बनाई और ग्राफ बनाया, डिस्चार्जिंग का भी मैंने सिर्फ ग्राफ बनाया, उसे लेबल किया। अब देखिए लेबल करना भी एक्यूरेट, अगर आप लेबल करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उससे एक्यूरेटली लेबल नहीं कर रहे तो आपको जो है वहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ ग्राफ बना देना और बाद में उसे लेबल ना करना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी लार्ज आरसी का ग्राफ है, ये स्मॉल आरसी का ग्राफ है, इसी तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ क्यू नोट है, ये 0.3 फर्स्ट टाइम पीरियड है। तो ये साथ लेबल भी करना ज़रूरी है ग्राफ को। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का मुझे आता था, मैंने अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलैरिटीज ऑफ अमंग इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ हमें यहाँ पे बतानी है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स के दरमियान। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टेबल बना के, टेबल के अंदर जो है इन चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर जो है ये सिमिलैरिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। दोनों इन्वर्स स्केयर लॉ ओबे करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, दोनों इन्वर्स स्केयर लॉ ओबे करते हैं। तो ये मैंने दोनों की सिमिलैरिटीज़ दोनों के अंदर बता दी। अब 2 सिमिलैरिटीज़ देखें मैंने फार्मूले के साथ बताई हैं। इसके बाद मैं इसके साथ मैंने इस नीचे उनका डिफरेंस जो है यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या क्या है। अब डिफरेंस मैंने 3 डिफरेंस दोनों के बता दिए इसके अंदर। तो सिमिलैरिटीज़ मैंने 2 बताई और डिफरेंस मैंने, ये भी 2-2 बता दें आपके मार्क्स में, लेकिन आप प्रॉपर इस तरीके से जब भी कंपैरिजन आए तो लाइन लगा के एक तरफ आप उसको एक फोर्स को लिखें, दूसरी तरफ दूसरी फोर्स को लिखें। तो यहाँ पे आपके पास इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, पहली चीज़ ये इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वीक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव है। इट डिपेंड अपॉन मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो मैंने यहाँ से दोनों के बारे में देखें, जब भी कंपैरिजन आए टेबल बना के उसके 2 सिमिलैरिटीज़ लिख ली, 2 डिससिमिलैरिटीज़ लिखी, और यहाँ से मेरे पास जो है ये 2 मार्क्स के लिए, वो जब भी क्वेश्चन देखेगा तो वो 2 मार्क्स यहाँ कंप्लीट मिलेंगे आपको, अगर आपने इस तरीके से टेबल बना के किया होगा। अच्छा, क्योंकि टेबल के अंदर कंपैरिजन करना आसान हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जी मैंने, व्हाट इज सी आर ओ, आल्सो गिव इट्स यूजेस, 2 यूजेस बताएं सी आर ओ के। सी आर ओ क्या है? सी आर ओ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ हाई ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, जो कि ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने एक लाइन लिखी इसके बारे में कि सी आर ओ क्या होता है, उसके बाद मैं इसके यूजेस के अंदर चला गया, क्योंकि उसने 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल। अब मैंने यूजेस की हेडिंग दी, मैंने यहाँ पे यूजेस की हेडिंग दी और मैंने कहा इट इज़ यूज टू स्टडी द वेव फॉर्म, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी वोल्टेज, वंस द वेव फॉर्म इज डिस्प्लेड कैन मेजर द वोल्टेज, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज। हम लोग इसकी मदद से वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव फॉर्म तो हम लोग देख ही सकते हैं किसी भी वोल्टेज की। इसके अलावा हम लोग यूज टू हम लोग टाइम कैलिब्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना टाइम लग रहा है वेव को ट्रैवल करने में, हम लोग जो है वो टाइम भी डिटरमाइन किया जा सकता है कि वेव जब ट्रैवल कर रही है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसे कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद फेज डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन 2 वोल्टेज साइमल्टेनियसली डिस्प्लेइंग देयर वेव फॉर्म। अब 2 वेव फॉर्म जो एक साथ ट्रैवल कर रही हैं सी आर ओ के ऊपर, उनकी हम लोग वेव फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने 3 यूजेस यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे मैंने हमारे पास एक लाइन लिखी जिसमें सिर्फ ये बताया कि सी आर ओ क्या होता है। तो ये हमारे पास जो है, अब इस तरीके से आपने एक लाइन लिखी और ये यूजेस की हेडिंग बना के इसको एक्सप्लेन किया। अब इसमें आपके मार्क्स नहीं कट हो सकते क्योंकि कोई रीज़न आपने ऐसी दी नहीं जिसकी वजह से मार्क्स कट हों। तो इसीलिए आपने ये सी आर ओ का जो यूजेस हैं ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, लाजमी इसको प्रिपेयर करें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि यूजेस ऑफ सी आर ओ क्या हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, सपोज यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। आप एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अब ये देखें ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है और जो ऊपर वाला क्वेश्चन आया था ये टॉपिक के अंदर से उसने पूछा था और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया ये भी हमारे पास जो है टॉपिक के अंदर से हमारे पास उसने पूछा। अच्छा, ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही था। अब ये जो नीचे वाला टॉपिक था सी आर ओ वाला, ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन का था, उसमें से शॉर्ट। अब तो 2 तरह के टॉपिक आप पढ़ते हैं, एक टॉपिक होते हैं जो लॉन्ग के लिए और एक टॉपिक है शॉर्ट के। अब सी आर ओ लॉन्ग है, अब सी आर ओ के अंदर से उसने ये सवाल यहाँ से पूछा है, लॉन्ग टॉपिक था उसके अंदर से उसने एक पार्ट पूछ लिया। अब जबकि ये ऊपर वाला जो टॉपिक था ये शॉर्ट क्वेश्चन का ही थे, उसने शॉर्ट क्वेश्चन का एक पॉइंट पूछा। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है ये भी हमारे पास जो है टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही है, मतलब ये टॉपिक है ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उसमें से ही उसने चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में पूछा। अच्छा जी, इसके बाद ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सपोज यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज, तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पोटेंशियल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ फार्मूला के साथ एक्सप्लेन करना है, इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर और V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो ये हमारे पास जो है दोनों के फार्मूला है कि हमारे पास जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो जो रेडियस की वैल्यू है वो हमारे पास इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे भी आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दोनों फार्मूला आपने लिख के उसे बताना है यहाँ पे कि भाई ये रेडियस बढ़, जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है। अब ये आर क्या है, साथ एक डायग्राम में भी आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि आर डिस्टेंस है। जैसे जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चार से दूर जाते जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी जब आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो दोनों फार्मूला लिखे और यहाँ फार्मूले के साथ बता दिए कि आर इंक्रीजेस, अगर आर इंक्रीज हो रहा है, इफ यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस इन दिस केस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं इस केस के अंदर। तो आपने फार्मूले को ही नीचे एक्सप्लेन कर दिया और साथ डायग्राम बना दी। तो ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन इस पार्ट के अटेम्प्ट हो गए, 4 क्वेश्चन। हमें 4 क्वेश्चन अभी इस पार्ट के और अटेम्प्ट करने हैं।
अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट चार्ज ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म, ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। कि आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आपने एक पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया है, तो इन द सेम डायरेक्शन विल इट मेक अ रेक्ट लीनियर मोशन, क्या वो रेक्ट लीनियर मोशन करेगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो है कहता है, अगर हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। जैसे कि आप देखें, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं तो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है, जब लाइंस के दरमियान डिस्टेंस सेम रहे, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड निकल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस करें, चार्ज पार्टिकल को प्लेस करें, तो ये चार्ज पार्टिकल अगर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अब दूसरा चार्ज भी अगर हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब वो चार्ज पार्टिकल जो है वो रिपेल होता हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। अब ये जो मोशन है इसकी, अब ये जो मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन में ही आगे जा रहा है, इस मोशन को कहते हैं रेक्ट लीनियर मोशन। तो ये मोशन हमारे पास क्या कहलाती है, रेक्ट लीनियर मोशन। तो ये जो हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज की मोशन है, ये हमारे पास क्या होगी, रेक्ट लीनियर मोशन। आपने देखें साथ डायग्राम भी बनानी है और साथ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को हम लोग रख दें कि एक टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में रख दें, तो वो जो है उसे अवे मूव करेगा, यानी डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम द चार्ज, और द पॉइंट चार्ज विल मेक रेक्ट लीनियर मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो ये जो मोशन होगी रेक्ट लीनियर मोशन इसकी होगी। तो ये साथ एक्सप्लेनेशन देनी है और साथ डायग्राम लाजमी आपने बनानी है। तो ये हमारे पास जो है सिर्फ ये डायग्राम बना दें, मतलब ये बाकी इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, ये आंसर है जो आपने देना है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये अटेम्प्ट नहीं कर रहा मैं, भाई मुझे नहीं आता या मुझे जो है इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि मैंने क्या आंसर लिखना है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करना, तो इसको जो है क्वेश्चन को लिखना नहीं है। तो अभी सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से आया था, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, फिर मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर शुड बी वेरी लो। अब देखिए हमारे पास इसका एम मीटर की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि एम मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो लो क्यों होती है। अच्छा, क्योंकि एम मीटर जो है वो हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज के अंदर, और अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो ये लोड बन जाएगा और सर्किट का करंट यूज़ कर लेगा, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस को लो रखते हैं ताकि सर्किट का करंट यूज़ ना करे। अब देखिए सिर्फ इतनी सी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे इसको 3 से 4 लाइंस के अंदर दे दी है। ये आप अगर जब लिखेंगे तो आपका एक छोटा सा पैराग्राफ बन जाएगा 5 to 6 लाइंस का। इतनी ही हमारे पास विड्थ होनी चाहिए जिससे आप उसको आंसर दे सकें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने नहीं अटेम्प्ट किया। ठीक है, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मैंने इसको छोड़ दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने उसे अटेम्प्ट किया। अब एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि आइसोटॉप्स की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आइसोटॉप्स को कैसे सेपरेट करते हैं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आइसोटॉप्स को सेंड करते हैं तो डिफरेंट मैसेज की बुनियाद पर जो आइसोटॉप्स हैं वो डिफरेंट रेडियस के साथ बेंड हो जाते हैं। तो आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे के यहाँ पे इसके फार्मूला के साथ इसको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, और यहाँ से v से कट गया, ये से कैंसिल हो गया, QB इज इक्वल टू mv/r। r को दूसरी तरफ भेज दें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू mv/QB। अब यहाँ से हमारे पास
जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास के। अब ये हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन भी उसे कर दी कि भाई जो रेडियस है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेडियस जो है बना के बेंड होगा, जिसका मास कम होगा वो कम रेडियस के ऊपर बेंड हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे थोड़ी सी हमने फार्मूला और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है। तो जहाँ फार्मूला रिक्वायर होगा वहाँ पे आपने उसका फार्मूला लाजमी लिखना है, और साथ इट इज़ क्लियर द डिफरेंट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट masses isotopes will move in orbits of different radii and hence they can be separated from each other। और इस तरीके से हम लोग जो है उनको इजीली सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसके दो फैक्टर बताएं। बड़ा आसान क्वेश्चन था। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी अक्सर ये आ जाता है की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि उसकी डेफिनेशन पूछी है और उसके साथ उसने उसके फैक्टर पूछ लिए किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहरहाल मुझे नहीं पता था तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि हमें वो 8 क्वेश्चन परफेक्टली अटेम्प्ट करने हैं जो 100% हमें प्योर आते हों। अच्छा, अब ये इस वक्त मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11। अब इंड्यूस ईएमएफ, अभी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज। नो, इंड्यूस ईएमएफ नॉट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज। जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता है तो उस वक्त ये इसको इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो देखें, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई यहाँ डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल आप, क्योंकि अक्सर इंड्यूस ईएमएफ का ये जो लेंजेस लॉ का क्वेश्चन होता है इसमें डायग्राम वगैरह गिवन होती है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल उसका आंसर दे के उसे एक्सप्लेन कर दें कि हमारे पास जो है हमेशा वो उसको डिक्रीज नहीं करती, जब वो डिक्रीज हो रहा होता है उसे इंक्रीज करने की कोशिश भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक्सरसाइज चैप्टर 15 के हमारे पास एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन रीजन, एक रीजन के अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। एक प्लेन है जो कि हमारे पास नॉर्थ में मूव कर रहा है, और हमारे पास जो स्पीड है वो नॉर्थ की तरफ है प्लेन की। अब इसकी कौन सी टिप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे फार्मूले के साथ आप इसको एक्सप्लेनेशन दें। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का पर राइट हैंड रूल अप्लाई करें। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वहाँ तो सिर्फ लिखना ही है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आपके पास यहाँ पे, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब इन्वर्ट रखें तो आपके पास जो है कौन से टिप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो वेस्ट टिप के ऊपर जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेंस वेस्ट टिप हैज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो आपने यहाँ राइट हैंड रूल अब लिखना है और वहाँ पे ये डायग्राम बनानी है तो बना दें, अदरवाइज डायग्राम की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो डायग्राम यहाँ पे बना दें कि भाई ये मेरे पास अगर नॉर्थ के अंदर एरोप्लेन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, तो जब मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूँगा इस फार्मूले में तो मेरे पास जो वेस्ट टिप है वो पॉजिटिव चाहिए, इसका आंसर है। तो डायग्राम की ज़रूरत यहाँ पे हमारे पास जो है वो नहीं है। सिंपल आप ये आंसर देके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, राइट द आंसर ऑफ 8 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पार्ट आ गया। देखो इसमें मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर उसने 8 क्वेश्चन कहे थे ना, कम से कम एक क्वेश्चन आप एडिशनल रखें कि हाँ ये एक क्वेश्चन में ऐड एडिशनल, लेकिन वो भी लास्ट में, इससे ज़्यादा नहीं रखने, अदरवाइज उसको पता लग जाता है वो फिर कैंसिल कर देता है सारी। तो एक क्वेश्चन बस आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अटैम्प्ट करना चाहें तो वो लिख सकते हैं, वो भी इसको पता हो कि 100% मुझे आते हैं। ये नहीं कि पहले ही नहीं आ रहा और गलत कर दें उसके अंदर कि वो गलत कर रहा तो सारी गलत कर दें। अगर आपको लगा किसी एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए, मे भी वो उसको रिप्लेस कर दे उस क्वेश्चन के साथ जिसमें पूरे मार्क्स हैं, तो इसलिए आप उसको कम से कम एक क्वेश्चन एडिशनल जो है उसमें आपने, मैंने जैसे अटेम्प्ट किया यहाँ पे आप भी इसको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है फिर पार्ट 2 आ गया, इसमें भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल हमारे पास 12 हैं, 12 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब पहला क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट।
सीरीज रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है, बताएं क्या है सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। अच्छा जी, अब ये प्रॉपर्टीज का ऊपर हमारे पास एक एमसीक्यूज भी ऊपर आया था जिसमें उसने इम्पीडेंस का पूछा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। तो यहाँ पे देखें ये एमसीक्यूज की ये लाइन आ गई, रेजोनेंस इज मिनिमम और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज भी था, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया। तो देखें एक ही क्वेश्चन से थ्री मार्क्स आ चुके हैं, एक सेम क्वेश्चन से आपसे 3 मार्क्स वो पूछ चुका है। अच्छा, प्रॉपर्टीज बतानी है आपने, यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है उसको एक्सप्लेन कर देना है जी। फार्मूला का रेजोनेंस का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। रेजोनेंस पे इम्पीडेंस मिनिमम होती है और वोल्ट कैपेसिटेंस जो है, जो रेजोनेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर में बी ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज को 3 से 4 प्रॉपर्टीज बता दें। सारी प्रॉपर्टीज आती हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 से 4, 3 प्रॉपर्टीज तो मिनिमम आप उसको एक्सप्लेन करें यहाँ पर। तो आपने उसको यहाँ पे आंसर देना है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट है वहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टीज आप लिख दें, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा जी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है तो मुझे बहरहाल नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं, लेकिन बहरहाल एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन बेस क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेशन बेस आया और इधर भी ये भी डेफिनेशन बेस आया। अब देखें अगर आपके टोटल 12 क्वेश्चन है ना, 12, 4 से 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के आ रहे हैं, 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के दे रहा है, बाकी 2 से 3 डेफिनेशन। अगर मैं 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के मिलाऊं और 3 डेफिनेशन मिलाऊं तो 7 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो बाकी 8 अटेम्प्ट करने हैं तो 7 क्वेश्चन तो बेसिक यही हो गए। कोई एक आधा न्यूमेरिकल दे देता है, अदरवाइज आप देखें इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के अंदर नहीं दे रहा आपको। 4 से 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के दे रहा है, बाकी डेफिनेशन मिलाएं तो आपके 8 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन को अच्छे से तैयार करें, एक्सरसाइज के शॉर्ट अच्छे से तैयार करें, सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन है, इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। पार्ट 1 में भी कम से कम 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के। उसके अलावा क्या था, बेसिक डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के अलावा किसी लॉन्ग से क्वेश्चन 2 से 3 पूछ लिए थे उसने, जैसे CRO वाला क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर से पूछा था। तो ऐसे ही हमारे पास जो है वो और कुछ शॉर्ट टॉपिक हैं, उन शॉर्ट टॉपिक में से हमें पता है शॉर्ट आने हैं वो 2 से 3 शॉर्ट टॉपिक, जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस, ये शॉर्ट टॉपिक के अंदर से आया था। तो आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें, डेफिनेशन प्रिपेयर करें, और साथ अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें या आप लॉन्ग तो तैयार कर रहे हैं, लॉन्ग के अंदर से ही आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, वो आपका एक रेशो कंप्लीट हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है एडिशनल इतना ज़्यादा डिफिकल्टी या परेशान करने वाले नहीं होते, सिंपल होते हैं। स्टूडेंट जो है वो जी एक्सरसाइज के तैयार कर लूँ सारे हो जाएंगे, 4 से 5 होंगे, 2-3 रह जाएंगे, क्या करें डेफिनेशन तैयार कर लें, वो डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन की रेशो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट, भाई इसकी सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद मेरे पास इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, अल्फा रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। मैंने इसके बाद इसका फार्मूला लिखा। डेफिनेशन जब भी कोई आए उसका डेफिनेशन फार्मूला यूनिट लाजमी देना है, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी बतानी है, वो आपसे कहे या ना कहे। जब भी कोई डेफिनेशन आए उसकी डेफिनेशन फार्मूला और उसका यूनिट जो है वो लाजमी यहाँ पर दे। तो उसका यूनिट हमारे पास जो है वो पर केल्विन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है हमारे पास वो क्या होता है जी, पर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमने इसके क्वेश्चन को आंसर डेफिनेशन थी। फिर एक और डेफिनेशन आ गई। देखिए दो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे इस टाइम आ चुकी हैं इस पार्ट के अंदर, सिर्फ इसी पार्ट में। पिछले पार्ट में भी एक से दो थी, इस पार्ट में भी डेफिनेशन आ गई। इम्पीडेंस क्या होती है? द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसको डिनोट करते हैं जेड के साथ। इसका फार्मूला है जेड इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, और इसका यूनिट हमारे पास जो है वो ओम ही होता है। तो आपने डेफिनेशन, इसका यूनिट और इसका फार्मूला, तीन चीज़ें लाजमी बतानी है जब भी कोई डेफिनेशन आए। तो आपके पास ये इम्पिडेंस। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। छोड़ना तो नहीं चाहिए एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन, बहरहाल मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट फिर डेफिनेशन आ गई। फिर से डेफिनेशन देखो, इस पार्ट में डेफिनेशन के तीन क्वेश्चन आ गए, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मेरे पास यहाँ से कन्वेंशनल करंट क्या होता है? विच इज ड्यू फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल विच इज फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक करंट विच इज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी विच इज फ्लो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये डेफिनेशन दोनों की आ गई। इसके बाद या फिर से डेफिनेशन देखिए, ये पार्ट तो मेरा ख्याल है सारा ही डेफिनेशन के ऊपर ही है। ये देखें, ये भी डेफिनेशन। तो इस पार्ट में तकरीबन एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन डेफिनेशन के पूछे हैं। अब स्टूडेंट कहता है जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम आए हैं। तो जो आए हैं उसको तो देखें, वो तो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। तो आप किसी भी चैप्टर की जब आप एक्सरसाइज के शॉर्ट तैयार कर रहे हैं तो खाली डेफिनेशन ही तैयार कर लें, तो आपके देखें शॉर्ट क्वेश्चन का सारे पोर्शन अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब ये फिर एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया चैप्टर 13 से। क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं कि क्यों ओम्स लॉ ओबे नहीं होता? कि भाई शुरू में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन बाद में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे पास जो है शुरू में तो ओम्स लॉ ओबे करता है लेकिन आगे जाके ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। तो ये हमारे पास ग्राफ भी साथ बना दें, इसका ग्राफ बना दें और साथ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दें। तो ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था, अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद फिर से डेफिनेशन, मेरा ख्याल है जो इस साल स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए होंगे, क्योंकि देखो डेफिनेशन इज सिंपल। रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन क्या है हमारे पास? द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो रेक्टिफिकेशन। फिर मैंने रेक्टिफिकेशन की टाइप बता दी। फिर कहता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को सिर्फ सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दें। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दें। ये लें जी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं उसे। चलें जी, इसकी डिटेल बताई और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की सर्किट डायग्राम बता दी, बस। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हमें ज़्यादा देनी से उसने कहा था सिर्फ सर्किट डायग्राम जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की सर्किट डायग्राम बनाए। तो मैंने सर्किट डायग्राम बनाई और उसकी रेक्टिफिकेशन को डिफाइन कर दिया। तो ये मेरे पास रेक्टिफिकेशन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आ गई। चलें जी, अच्छा जिसके बाद नेक्स्ट, वाई देर इज़ नो चार्ज कैरियर इन डिप्लीशन रीजन, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन। डिप्लीशन रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली फील्ड आइंस होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड आइंस होते हैं। और डिप्लीशन रीजन के अंदर हमारे पास जो है कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता, क्योंकि डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो लो से हाई की तरफ मूव कर जाते हैं, या हाई से लो की तरफ जो मूव करना चाह रहे हैं वो मूव कर जाते हैं। इस वजह से उस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं होता। इसका आंसर देना है और साथ अगर आप थोड़ी सी ये डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दें।
ये सिंपल सी डायग्राम साथ बना दी, ये इसका आंसर है जी। तो आप एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था, साथ छोटी सी देखिए डायग्राम वगैरह साथ एक्सप्लेन करने से ज़रा ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन सही बनाए तो ये ना हो डायग्राम बना दी आंसर सही दिया, डायग्राम गलत बना दी मार्क्स कट गए। तो इसलिए डायग्राम भी प्रॉपर साथ अगर आती है प्रॉपर तो आंसर दें। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये पार्ट 5 डेफिनेशन और बाकी मेरा ख्याल है 5 ही एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। तो इसमें भी देखें वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डू नॉट इमिट लाइट, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा है इन द फॉर्म ऑफ हीट ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लाइट एमिट तो होती है लेकिन वो विजिबल रीजन के अंदर नहीं होती, हम उसे देख नहीं पाते, इसलिए हमारे पास जो है आम सिलिकॉन लाइट जो है वो लाइट इमिट नहीं करता। तो ये इसकी आपने रीज़न दे दी और ये आपके पास जो है ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसमें देखें एक्सरसाइज का 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इसमें 8 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, बाकी क्वेश्चन आसान थे वो भी अटैम्प्ट की। डेफिनेशन है ये एक्सरसाइज शॉर्ट जो छोड़े हैं वो भी डेफिनेशन ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ही मैंने इसको छोड़े हैं। तो ये इजीली जो है ये पार्ट जो है इसको भी अटैम्प्ट किया जा सकता। तो आप मेन फोकस करें एक्सरसाइज के ऊपर और डेफिनेशंस के ऊपर, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो रहा है। लॉन्ग अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग के अंदर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। अभी तक लॉन्ग का एक ही क्वेश्चन आया है CRO वाला। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया, इसमें से 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 19 20 21 से हमारे पास ये आ गया पार्ट। अब इसमें से 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं आपने। अब व्हाट इज मीन बाय टाइम डायलेशन, टाइम ये भी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइम डायलेशन का हमारे पास का अगर एक का मतलब है अगर एक चीज़ स्लो पास कर रही है, द इट दैट इज ओनली सीम्स टू पास मोर स्लोली, क्या अगर एक चीज़ स्लो पास करी क्या हकीकत में स्लो पास करी? देखिए साइंस बिलीव ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। अगर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन में हमने देखी है कि वो स्लो पास कर रही है तो फिर हकीकत में वो स्लो ही पास कर रही है। तो हमारे पास टाइम डायलेशन जो है अगर वो हमने नोट किया है कि भाई एक चीज़ स्लो पास कर रही है, तो हमारी अगर ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आ रही है कि वो चीज़ स्लो पास करी तो हकीकत में भी वो फिर स्लो ही पास कर रहा होगा टाइम जो है। तो हमारे पास इसका आंसर आपने देखें 3 से 4 लाइंस का इसका आंसर आपने दिया। इसके बाद कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, फिर से एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन जो है वैक्यूम के अंदर, क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो है न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस जिससे जाके टकराना है। अब वैक्यूम के अंदर तो चार्ज पार्टिकल मौजूद ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एनर्जी मोमेंटम कंजर्व ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो है वैक्यूम के अंदर पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकता। तो ये भी एक्सरसाइज का शोर। देखें 2 क्वेश्चन आए, दोनों एक्सरसाइज के। तीसरा क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का ही आ गया। ये मैंने खुद से नहीं क्वेश्चन दिए, ये 2017 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी पेपर भी ऐसे ही हैं। आप उठा के उनकी रेशो देख लें, आप किसी एक पेपर को एनालाइज तो करें, किसी एक पेपर को डिस्कस तो करें जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो हाँ इतने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सरसाइज के, इतनी डेफिनेशन आ रही है, इतने क्वेश्चन लॉन्ग के दरमियान से आ रहे हैं। कुछ 2-3 सालों के पेपर देख के अपना माइंड तो क्लियर करें कि मुझे किस तरीके से इसको देखना है, और मैंने जो है पेपर मुझे अगर आ रहा है तो पेपर जो है मुझे वो कैसे क्या क्या चीज़ें मुझे प्रिपेयर करनी है और किस लेवल पे जाके करनी है। तो पहले मेंटली तौर पे खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा ना इसके लिए। अच्छा, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से एटम इज एक्साइटेड, जब हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड है इसका क्या मतलब है? इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक फोटोन एब्जॉर्ब करके। इट इज़ ए हायर एनर्जी स्टेट, इससे ज़्यादा हायर एनर्जी स्टेट किसी भी एटम के अंदर मौजूद नहीं होती। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की डेफिनेशन आपने बता दी। नेक्स्ट, ये भी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब तक 4 क्वेश्चन, चारों ही एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। लाइट कब एज अ वेव बिहेव करती है, कब एज अ पार्टिकल बिहेव करती है? तो लाइट बिहेव एज इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल इन फोटोइलेक्ट्रिक कम्पटन इफेक्ट, इसमें पार्टिकल बिहेव कर रही है, और ऊपर वाले जो फिनोमेनाज हैं उसमें एज अ वेव जो है वो बिहेव कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तो देखें इस पार्ट में तो मैक्सिमम एक्सरसाइज के ही
यही क्वेश्चन उसने दिए में, हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो न्यूक्लियस फोर्स जो है उसको संभाल के नहीं रख पाती, जिसकी वजह से वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और रेडिएशन एमिट होना शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं हैवी न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, फिर एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन देखें। ये तो मैंने सारे क्वेश्चन ही एक्सरसाइज के प्रिपेयर किए, मुझे साथ आप आखिरी जो क्वेश्चन है 20, 21, 19 इनमें जो है मैक्सिमम एक्सरसाइज के अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 5 to 6 क्वेश्चन हो रहे होंगे, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन आप 19 के क्योंकि लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं, 20 के प्रिपेयर कर रहे हैं अगर, तो आपको कुछ क्वेश्चन उसमें से भी, लेकिन अभी जो पेपर चल रहा है 2017 का, इसमें तो सारी एक्सरसाइज के मुझसे हो गए। तो फ्यूजन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो इतना टेम्परेचर जो है वो अचीव करना मुश्किल है, इसलिए फ्यूजन रिएक्शन को ज़मीन पे कराना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर जितना में रिक्वायर होता है हम उसको टेम्परेचर नहीं दे पा रहे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है, 10⁻⁷ के या 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस हम तकरीबन कह सकते हैं। इतना हाई टेम्परेचर जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक्सरसाइज का आ गया, तो इसका मतलब ये तो सारे ही एक्सरसाइज, ये लास्ट क्वेश्चन भी दोनों ही एक्सरसाइज के ही है, इसका मतलब ये पार्ट पूरा जो है हमारे पास वो एक्सरसाइज का ही हमारे पास आ गया। इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अगर किसी एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इतनी एनर्जी देंगे तो कोई भी एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो किधर जाएगा? वो फिर एक्साइटेड ज़्यादा एनर्जी जो है वो उसकी सरप्लस एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो वो ग्राउंड से एक्साइटेड में चला जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो जो है उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसकी सरप्लस एनर्जी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो देखें छोटा सा आंसर दिया 4 से 5 लाइन्स का, तो हमारे पास जो है इसके तो सारे क्वेश्चन ही एक्सरसाइज के अटैम्प्ट हो गए। हमारे पास 6 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के अटैम्प्ट कर लिए, और ये आखिरी 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं ये भी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। ये भी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ही है, क्योंकि 6 कंप्लीट हो गए थे तो मैंने छोड़ दिया इसको। अब ये इस पार्ट में देखें आपके सारे ही एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, सारे ही एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। तो ये मैंने 24 क्वेश्चन मैंने तकरीबन अभी अटैम्प्ट किए हैं, लास्ट में मैंने एडिशनल नहीं किया, बाकी मैंने एक एक एडिशनल किया, 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। अब मैं चला जी लॉन्ग की तरफ। अब ये लॉन्ग का पोर्शन स्टार्ट हो गया जी, व्हीटस्टोन ब्रिज और हाउ टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, सारे लॉन्ग पढ़ लें, फिर मैं सारे लॉन्ग एक दफ़ा करा के फिर न्यूमेरिकल में लाऊंगा। दूसरा लॉन्ग मैंने इसके साथ एक न्यूमेरिकल चैप्टर 13 से लॉन्ग आया और चैप्टर 12 से न्यूमेरिकल आया। अच्छा, इसके बाद 14 से लॉन्ग आया और 15 से न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल जो है ये एग्जाम्पल है, 15 की एग्जाम्पल आई है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 18 से लॉन्ग क्वेश्चन आया है और 16 से न्यूमेरिकल आया है। ठीक है जी। अब मैं न्यूमेरिकल जो है इसको मैं ज़रा आके अभी डिस्कस करता हूँ। पहले मैं तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दूं कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक रेक्टिफिकेशन का है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन डिस्कस करनी है। उसके बाद हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 17 के साथ, 17 का पेयर है हमारे पास 19 के साथ, 19 से न्यूमेरिकल आया, 17 से लॉन्ग आ गया, फिर 21 से न्यूमेरिकल आया और 20 से हमारे पास न्यूमेरिकल। तो मैंने पहले 3 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो मैंने पहले 3 पार्ट जो है उसके मैं लॉन्ग क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज, चार्ज टू मास रेशियो, रेक्टिफिकेशन इसमें लेके चलता हूँ आपको। अच्छा जी, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है?
इसकी आपने यहाँ से, अब मैं इसको ज़रा रेस कर दूँ, MCQs वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। आपने इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई। इट इज़ अ बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इसे फर्स्टली डिवाइस द चार्ज व्हीटस्टोन, हेंस इट इज़ नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। थोड़ी सी डिटेल बताई। फिर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन में आए, देखो ऐसे ही आपने इंग्लिश वगैरह सारी मैंने लिखी है प्रॉपर, तो आपने भी इसी तरीके से ही इसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इसके बाद आपने इस एक कंस्ट्रक्शन में आपने बताया जी मैंने लूप लिया, 4 रेजिस्टेंस ली, 3 नॉन थी, एक अननोन रेजिस्टेंस थी। उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम बना दी। अब ये इतना सारा को लेबल नहीं करना, तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ये तो मेरे टॉपिक जब समझा रहा था उस वक्त मैंने लिखा था ना, तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सारा इतना सारा इसमें नीट एंड क्लीन डायग्राम ही रखनी है। तो मैंने ये सर्किट डायग्राम बना दी सिंपल। तो मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्किट, इसके बाद मैं इसकी वर्किंग में गया। वर्किंग के अंदर पहले मैंने इसकी बैलेंसिंग कंडीशन बताई कि बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है। वर्किंग बैलेंसिंग कंडीशन को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जब दोनों करंट हमारे पास इक्वल हो तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। आप देखें हेडिंग देखें, और हेडिंग के साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास जो है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद जो है मेरे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने उसकी सर्किट डायग्राम बनाई, इसकी वर्किंग लिखी, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन। अब इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस आ गया। इसकी मैंने लूप सिलेक्ट करके लूप की इक्वेशन बनाई। अब देखो आगे जो है मैं ये दोबारा से डायग्राम बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाते वक्त बना रहा था। आपने सिंपल जो है जब दोबारा इसको अटैम्प्ट करना है तो डायग्राम नहीं बनानी। डायग्राम बस शुरू में एक दफ़ा दे दी ना उसको, तो अब यहाँ से आपने इसको कर दिया जी डिलीट। अब ये आपने लूप यहाँ से फिर इसके बनाए। अच्छा जी, उसके बाद आपने लूप की इक्वेशन यहाँ से लिखी, पहली इक्वेशन बनाई लूप की, फिर आपने सेकंड लूप सिलेक्ट किया, उसकी इक्वेशन बनाई। डायग्राम मैंने इस जो बना रहा हूँ साथ साथ ये आपने नहीं बनानी, आपने सिंपल शुरू में एक डायग्राम बना दी ना, बाकी आपने सिर्फ लूप की इक्वेशन लिखनी। मैं भी डायग्राम रेस करूँ ना वो सारी तरतीब ख़राब हो रही, इसलिए मैं इसको रेस नहीं कर रहा। तो डायग्राम आपने नहीं बनानी, सिंपल आपने जो है एक दफ़ा जब शुरू में डायग्राम बना दी, सिंपल आपने उसको अब लूप के ही बार बार जो है उसको रिप्रेजेंट कर सारी सेकंड इक्वेशन बनाई, उसको सोल्व किया, अननोन रेजिस्टेंस निकाली, और उसके बाद लास्ट में अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला बता दिया कि इस तरीके से हमने अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपने इस फार्मूले की दे दी। तो ये देखें साथ साथ थोड़ा सा आपने जो है खाली डेरिवेशन नहीं कर रहे, साथ साथ उसको थोड़ा सोल्व करके साथ इंग्लिश भी साथ जो है लिख रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में। तो ये आपका ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। दोबारा देखें, व्हीटस्टोन ब्रिज,
उसके बारे में बताया, कंस्ट्रक्शन बताई, उसकी डायग्राम बनाई, वर्किंग, उसके बाद बैलेंसिंग कंडीशन, मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर आपने उसकी इक्वेशन बना के सोल्व करके सारा जो है उसका आंसर निकाला, लास्ट में अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करनी है वो बताया। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस पैटर्न के साथ आपने अगर लॉन्ग अटैम्प्ट किया है, इस प्रेजेंटेशन के साथ और इस तरीके से बुलेट्स की फॉर्म में जो आपने हेडिंग दी है, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो डायग्राम्स हैं ये बार बार एक दफ़ा शुरू में बनानी है, नीचे 2 दफ़ा डायग्राम मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी, लेकिन आपने डायग्राम शुरू में एक दफ़ा दे देनी है, बार बार ये डायग्राम नहीं बनानी। अच्छा जी, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो गया। तरतीब देख लें इसको किस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया है। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बारे में, फिर कंस्ट्रक्शन, हेडिंग, फिर वर्किंग बैलेंस, फिर बैलेंसिंग कंडीशन, फिर मैथमेटिकल एनालिसिस, फिर उसके बाद जो है मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा चार्ज टू मास रेशो। अब चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास क्या है जी, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने, मेरा लेक्चर है ना, मैंने इसको रेज कर दिया जी। मैंने शुरू में उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, चार्ज टू मास रेशियो क्या है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ दिया उसके बारे में कि चार्ज टू मास रेशियो जो है हमारे पास अच्छा जी, चार्ज टू मास रेशियो का शुरू में एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद मैंने इसकी डायग्राम बना दी चार्ज टू मास रेशियो की। अब ये आपने उसके बाद इसकी जो डायग्राम बनाए, अब ये सेकंड डायग्राम ही बनाए, बुक में यही डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी सेकंड डायग्राम ही बनाएं जो हमारी बुक में गिवन है। आपने डायग्राम बनाई और डायग्राम बनाने के बाद आपने इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल पहले लिखा, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आपने दी, चार्ज टू मास रेशन की एक्सप्लेनेशन आपने स्टार्ट की। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी आप थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह ऐड कर रहे हैं, ये नहीं है कि डायरेक्ट आपने डेरिवेशन में चले गए, थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह ऐड करके पैराग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आप डेरिवेशन में गए हैं। डेरिवेशन में जाके आपने जो है वहाँ कैलकुलेशन, जो चीज़ अननोन थी, मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस मेजर किया। अब यहाँ पे रेडियस की मैंने डायग्राम 2 बनाई हुई है, ये डायग्राम जो है ये ज़रूरत नहीं है बनाने की, आपको डायरेक्ट जो है उसके एक्सप्लेनेशन पे मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी करने के बाद चार्ज टू मास रेशियो और इसके रिजल्ट आपने एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा जी, अब ये एमसीक्यूज जो है ये जब लॉन्ग आएगा, एमसीक्यूज तो नहीं लॉन्ग के अंदर लिखने, इसका रिजल्ट आपने साथ एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारे पास इसका रिजल्ट है भाई, ये चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास आई है और ये अब ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ये देखें, शुरू में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ये डायग्राम आई, फिर इसके बाद इसका प्रिंसिपल, इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, एक्सप्लेनेशन के साथ आपने इसकी डेरिवेशन की, फिर मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस की मेजरमेंट कोई कैलकुलेशन नहीं थी, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना था, मैंने बता दिया कि रेडियस को हमने कैसे मेजर किया। इसके बाद मैंने ये 2 डायग्राम तो एडिशनल वैसे ही ऐड की थी, हमारी बुक में नहीं है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही कैंसिल करें, बस एक डायग्राम ही बनाई शुरू में। फिर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, उसके देखो हर पैराग्राफ के साथ थोड़ी सी एक इंग्लिश का पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं, ये लाजमी ऐड करना है आपने। उसके बाद हमने ऐड करने के बाद हमने जो है ये आपको देखो, अगर आप पूरी बुक के अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आप करना चाहते हैं और आपको सर इसमें क्या पैराग्राफ ऐड करना है, तो मेरे सारे टॉपिक मौजूद हैं, आप वो टॉपिक के अंदर जाएं, आप इस टाइम प्ले लिस्ट में जाएँ, फिजिक्स इन सेकंड की प्ले लिस्ट में जो फिजिक्स फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो भी आप देखना चाहते हैं, आप उसके फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप फॉरएवर फर्स्ट ईयर की या फॉरएवर सेकंड ईयर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके लॉन्ग जो भी देख लें, हर लॉन्ग के साथ उसका ही पैराग्राफ गिवन होगा कि आपने क्या लिखना है, आप उसके जो चैप्टर आपने प्रिपेयर करनी उसकी तरतीब यहाँ से नोट कर लें, इस तरह आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है हर लॉन्ग में, इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपने ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद ये लास्ट में इसका रिजल्ट लिख दिया, ये इसका रिजल्ट आ गया। चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास जो है कितनी आई जी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हमारे पास, ये देख ले, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चार्ज टू मास रेशियो का। अब इस पैटर्न के साथ अब 3 डायग्राम मैंने कैंसिल किए हैं, सिर्फ 4 डायग्राम थी, 1 डायग्राम ही आपने बनानी है। अब इस पैटर्न के साथ अटैम्प्ट किया होगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 1 मार्क्स भी कट नहीं होगा,
देखें अब जिस पैटर्न के साथ मैंने लिखा है सेम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, आप इस तरतीब के साथ लिखेंगे तो आपका कोई मार्क्स जो है कट नहीं होगा। कटिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रंग नहीं भरने, सिंपल लिखें, मार्कर का यूज़ प्रॉपर करें तो मार्क्स इंशाल्लाह कट नहीं होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन याद है? अभी एमसीक्यूज में मैं आपसे कह रहा था कि तकरीबन हर लॉन्ग में ये क्वेश्चन यूज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी ई। अभी ये हमारा एक्सरसाइज एक लॉन्ग एमसीक्यूज भी आया था, देखें चार्ज टू मैस रेशियो में भी वही क्वेश्चन यूज़ हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा रेक्टिफिकेशन का। लो जी, रेक्टिफिकेशन क्या होती है? रेक्टिफिकेशन की टाइप आ गई, रेक्टिफिकेशन की टाइप आ गई। रेक्टिफिकेशन क्या है उसकी, अब ये सारी हम लोग रिमूव कर देते हैं जी। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, टाइप्स के बाद हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मैंने लिखी है। अब मैंने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि आपकी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नहीं लिखेंगे। हम लोग जो हैं सिंपल फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ही चलते हैं। ये आ गया जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये देखें लिखा भी था लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमने करनी है जी, उसकी थोड़ी सी देखें एक्सप्लेनेशन दी। अब इसको बुक से देखेंगे ना आप, तो इंग्लिश का पैराग्राफ बहुत कम है, ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपने देखें शुरू में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी कि 4 डायोड यूज़ करने हैं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। आपने एक डायग्राम यहाँ बना दी इसको कि फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास जो है ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होंगे। अब देखें नीट एंड क्लीन डायग्राम ही रखनी है आपने, ये डायग्राम बस बना दी ना, बस बाकी डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको वहाँ एक्सप्लेन करके बताएं कि इस डायोड में क्या हो रहा है। और सेकंड हाफ के अंदर भी आपने ये सारा कुछ जो है वहाँ नहीं करना, आपने सिंपल डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दें कि सेकंड हाफ में ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो रहे हैं और ये रिवर्स बाइस हो रहे हैं, और ये हमारे पास इसकी आउटपुट की वेव फॉर्म आ रही है। तो ये हमारे पास इसकी वेव फॉर्म आ गई आउटपुट की। तो आपने ये आउटपुट की वेव फॉर्म साथ बना दी, और साथ जो है ये फ़िल्टर सर्किट, देखें मैं आपसे क्या एमसीक्यूज आया था, मैंने आपसे कहा भी था कि हम लोग साथ ही पढ़ते हैं। जब फ़िल्टर सर्किट आता है तो हमारे पास तो ये फ़िल्टर सर्किट जो है इसकी मदद से हम लोग जो है पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फ़िल्टर सर्किट भी साथ ही नोट के साथ हमारे पास जब भी टॉपिक पढ़ेंगे ये एमसीक्यूज आते ही आता है। तो एमसीक्यूज आया भी है फ़िल्टर सर्किट का, और ये देख लें इस टॉपिक में से जो एमसीक्यूज आए मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, अब ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तरतीब देख लें फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। पहले आपने रेक्टिफिकेशन क्या होती है उसकी डिटेल बताई आपने यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन तो नहीं थी इसलिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन आए, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी। हाफ पॉजिटिव हाफ में क्या आया उसकी डायग्राम बताई, और साथ फिर सेकंड हाफ के अंदर हमारे पास करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है उसकी डायग्राम बताई, उसको एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट में आउटपुट की वेव फॉर्म बताई। फ़िल्टर सर्किट बताना है तो बता दें, ये डायग्राम ज़रूरत नहीं है, सिंपल फ़िल्टर के बारे में एक जो इंग्लिश लिखी हुई बस यही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें कि फ़िल्टर सर्किट होता क्या है। और इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है, ये तो वैसे ही हमारे पास एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए हैं। टॉपिक देखेंगे आप ये तो आपको समझ आ जाएगी क्या क्या इन्फॉर्मेशन साथ एक्स्ट्रा बताई थी। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला भी हो गया। तो देखें 3 लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं मैंने आपको तरतीब बता दी, आपको किस तरीके से हेडिंग देनी है, कैसे डायग्राम बनानी है, क्या करना है, ये आपको साथ एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स में आते हैं जी। ये हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं जी इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर।
अच्छा जी, कहता है जी सबसे पहले आपको जब न्यूमेरिकल आएगा, सबसे पहले जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है जी मुझे गिवन डाटा क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मुझे गिवन है। तो सबसे पहले आपने गिवन डाटा यहाँ एक्सप्लेन किया कि भाई क्या क्या चीज़ें मुझे गिवन है। अच्छा, अब गिवन डाटा में आपने देखा जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी 20, ठीक है। फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 100 वोल्ट्स। कैलकुलेट द एनर्जी इक्वायर। अब ये गिवन है हमारे पास। अब एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है टू फाइंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी है वो एक्वायर करेगा अगर 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास आउट करेगा। अब यहाँ पे नीचे आप लिख दीजिए सोल्यूशन, बस ये तीन ही हेडिंग जरूरत है, वो गिवन डाटा, हिडन डाटा, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, कोई इतनी ज़रूरत नहीं। आप सोल्यूशन में आके उसको करें, सोल्व करें। अच्छा, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या यूज़ होना है, क्यू डेल्टा वी। अब क्यू नहीं है, क्यू पहले कैलकुलेट करना, इसके लिए आप यहीं पे ही ना साइड के ऊपर ये ऐसे लाइन लगाएंगे और Q इज इक्वल टू एन ई। एन है जी 20 और ई है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे मल्टीप्लाई करें, 3 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो ये देखो यहाँ से मैंने चार्ज कैलकुलेट किया और वापस यहाँ पे आके मैं पुट कर दूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू है जी 32 इंटू 10⁻⁻19 और ये है जी 100। इसको सोल्व कर लें तो ये हमारे पास जो आ जाएगा आंसर जी 3 32 इंटू 10⁻⁻17। अब ये जो आंसर आया मेरे पास, ये आंसर आया जाउल में। अब जो आंसर हमें गिवन है वो आंसर हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इस इक्वेशन को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो जाउल से किस में आ गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आंसर बनेगा 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का। तो ये इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है, गिवन डाटा टू फाइंड और सॉल्यूशन। अब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो साइड पे थोड़ी सी लाइन लगा के उसको वहाँ से कैलकुलेट करके दे दें, भाई ये चीज़ एक्स्ट्रा उसने पूछी थी, ये मैंने आपको ये कैलकुलेट करके चार्ज कैलकुलेट कर दिया जिसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पैटर्न होना चाहिए सिंपल, गिवन डाटा टू फाइंड और सॉल्यूशन या कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से आपने आंसर दे दिया। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल है जी चैप्टर 15 से। एग्जाम्पल है जी चैप्टर 15 से, कहता है जी पहले गिवन डाटा लिखें। कहते हैं जी हमारे पास एक कॉइल है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 40 टर्न्स। हमारे पास जो कॉइल की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.1 मीटर।
उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स हैं जी 40 नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर। 40 नंबर ऑफ टर्न्स हैं जी 40 नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब जो चीज़ यहाँ नोट करनी है वो ये है कि पर लेंथ अगर मीटर में है तो अब नंबर ऑफ टर्न्स भी मीटर के अंदर लिखें। तो सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाना है कि अब इसमें वो कैलकुलेशन नहीं यूज़ होगी कि 100 से डिवाइड कर दे, नहीं। 1 सेंटीमीटर में 40 नंबर ऑफ टर्न्स है तो 100 मीटर में कितनी होगी, 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4000 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर कैलकुलेट कर ली। अच्छा, इसके बाद द स्विच इज क्लोज, द करंट राइजेस 0 टू इस मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर इन 0 पॉइंट। तो चेंज इन करंट हमारे पास गिवन है 5 एम्पियर और टाइम गिवन है 0.01 सेकेंड। फाइंड द एनर्जी स्टोर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में एरिया होना चाहिए, तो एरिया गिवन है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें 28 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा जी, अब इसके बाद टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, एनर्जी स्टोर। इसको हम यूएम से डिनोट करते हैं, एनर्जी स्टोर। अच्छा, इसके बाद कैलकुलेशन। बस ये 3 स्टेप्स इस तरीके से नीट एंड क्लीन आपने करना है। कैलकुलेशन, एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या है। अब इसका फार्मूला हमारे पास एनर्जी स्टोर का है जी ½ Li²। अब करंट तो है लेकिन इंडक्टेंस नहीं है, इसका मतलब पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको या तो आप साइड पे कर लें तो भी वेल एंड गुड है, अगर आप दरमियान में करना चाहते हैं तो आप साथ ही उसके साथ लिख लें, नहीं तो मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ उसको साइड पे लिखें। म्यू नोट n²al, म्यू नोट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। n कितना है हमारे पास 4000 का स्क्वायर। एरिया कितना है हमारे पास, और लेंथ कितनी है 0.1। अच्छा जी, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो आपके पास इंडक्टेंस आ जाएगी 5.63 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। तो ये हमारे पास जो है इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई, इंडक्टेंस की। अब ये जो इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट की है इसको यहाँ पे आके पुट करें तो एनर्जी स्टोर आ जाएगी हमारे पास हाफ 5.63 इंटू 10 की पावर -3 और करंट है जी 5 का स्क्वायर। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया जी 7.04 इंटू 10 की पावर -2 जूल। तो ये फाइनल आंसर आ गया। आपने इंडक्टेंस नहीं गिवन थी कैलकुलेशन में, इंडक्टेंस पहले कैलकुलेट की
और ये हमारे पास जो है इंडक्टेंस, दोनों देखो दोनों न्यूमेरिकल में पहले एक एक चीज़ एक्स्ट्रा कैलकुलेट की है, फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर कैलकुलेट की है। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर आ गई 7.04 इंटू 10⁻⁻2 जॉल। अच्छा जी, ये देखें जी न्यूमेरिकल हो गया हमारे पास, सिंपल से ही था, एग्जाम्पल थी लेकिन सिंपल ही है। अगर एक्सरसाइज के किए हैं, जो एक चीज़ देखनी थी वो ये चीज़ थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर। इस तरह का एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स से सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, लॉन्ग हो गया जी रेक्टिफिकेशन। चैप्टर 16 का हमारे पास है जी, चैप्टर 16 से एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है जी। तो सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। वोल्टेज गिवन है जी 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है जी 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस गिवन है जी 10 हेनरी। अच्छा जी, टू फाइंड क्या क्या करना है जी हमें, करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट, दो चीज़ें फाइंड करनी है। कैलकुलेशन में चलते हैं जी। पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट, क्योंकि सारी वैल्यू गिवन है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू, इसमें ए कह लें, इसको बी कह लें। पहले ए पार्ट सोल्व करते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, 2 पाई है जी 3.14, फ्रीक्वेंसी है जी 50, और एल है जी 10। तो ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें 3140 ओम। तो ये हमारे पास एक पहली चीज़ आ गई। इसके बाद हम लोग बी पार्ट करते हैं, इसका करंट कैलकुलेट करना है। तो I इज इक्वल टू VRMS ओवर XL। तो इसके लिए हमें फार्मूला जो है, एक फार्मूला शीट आपके पास बनी होनी चाहिए जिससे आप फार्मूलाज तैयार करें। हाँ, इसमें ये फार्मूला यूज़ होना है। तो VRMS की वैल्यू हमने ऊपर गिवन है, हमारे पास VRMS है जी 220, और XL की वैल्यू है 3140, विच इज़ इक्वल टू 0.07 एम्पेयर। तो ये बी पार्ट भी हमने कर लिया। अब देखें, अब पैटर्न आप चेक करें यहाँ पे, गिवन डाटा, फिर उसके बाद टू फाइंड और कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने ए का नाम दे दिया, एक और बी का नाम दे दिया कि पहले ए पार्ट करूँ फिर बी पार्ट। इस तरीके से ऊपर वाले न्यूमेरिकल में भी गिवन डाटा, टू फाइंड, कैलकुलेशन। अगर कोई अननोन चीज़ दरमियान में आ गई है जो कैलकुलेशन नहीं उसने की लेकिन फिर भी हमें चाहिए, हमने वो चीज़ वहाँ पे कैलकुलेट कर ली। जैसे एल यहाँ पे चाहिए था, एल म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, पहले ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू हमने वहाँ पे पुट की, ये वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट हुई। इस तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, लेकिन हमें यहाँ पे उसने चार्ज कैलकुलेट करने को पहले चार्ज कैलकुलेट किया और ये वैल्यू यहाँ पे चार्ज की पुट की, और इससे हमने अब जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्जन की है। तो देखें एक्सेस, हमने ये देखना कुछ क्वेश्चन में कि कन्वर्जन किस में गिवन है, कि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है कि जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है कि हमारे पास जाउल में ही आंसर लिखना है। तो ये प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि हमारे पास किसको किस में कन्वर्जन करके लिखना है। तो ये हमारे पास जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। तो देखें ये हमारे पास जो है
लॉन्ग शॉर्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से शॉर्ट कहाँ से आ रहे हैं, लॉन्ग का क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। कैसे अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग की प्रेजेंटेशन क्या रखनी है, डायग्राम कहाँ बनानी है, और इसके बाद जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको कहाँ कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारे पास ही आज का पेपर डिस्कशन थी। इस तरीके से उम्मीद है पेपर आपने अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स ही आएंगे, अगर गलती ना हो, या 80+ तो आप रहेंगे। लेकिन अगर इसी पैटर्न के साथ आपने फॉलो करते हुए काम किया तो चीज़ें जो है इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक तरतीब के साथ तैयार करें तो हमारे लिए आसान है। तो ये था जी आज की हमारी पेपर डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है जी एक नई वीडियो में, एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।